नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से मांगे सुझाव। केंद्र की देश भर में सभी स्कूल, कॉलेजों, सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद करने की सलाह। सामूहिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आने जाने से बचने की भी हिदायत। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार। इटली में लगातार दूसरे दिन भी करीब 350 मौतें। कनाडा, रूस और फ्रांस समेत कई देशों में लोगों की आवाजाही पर लगी रोक। न्यू जर्सी, सैन फ्रांसिस्को में कर्फ्यू। अमेरिका में कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण शुरू। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। एजेंडे में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 शामिल। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में होगा पेश। मध्य प्रदेश में सियासी संकट जारी। राज्यपाल का मुख्यमंत्री कमलनाथ को आज बहुमत साबित करने का निर्देश। तुरंत शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई आज। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने किया बहुमत का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए बंगबंधु शेख मुजीबुर-रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा। कोरोना संक्रमण के चलते अब बांग्लादेश में बिना भीड़ के होगा कार्यक्रम। शेख मुजीबुर-रहमान की बांग्लादेश के निर्माण में प्रमुख भूमिका। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट और समन्वित प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान साझा करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के लिए बहुत से लोग प्रौद्योगिकी संचालित समाधान साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग सुझाव दें कि किस तरह कोरोना वायरस का सामना टेक्नोलॉजी के सहारे किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इसे नागरिकों से जुड़े प्लेटफॉर्म माईगॉव पर साझा किया जाए। लक्षण का पता लगाने के लिए समाधान बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस और एप्लीकेशन कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है। इसमें कहा गया है कि माईगॉव पर डाले गए समाधान का मूल्यांकन किया जाएगा और चयनित समाधान के निर्माताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कोविड-19 के फैलाव को रोकना सुनिश्चित करने के लिए कई विभाग एक साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक, नर्सें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी की ओर से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास है, जो इस तरह की परिस्थितियों में देश की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों को कम करने से ये प्रयास किए जा सकते हैं। केरल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। इनमें से 13 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। कोविड-19 पर मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई। बैठक में नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में सामूहिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की हिदायत दी गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा की।
देश के सभी स्कूल, स्विमिंग पूल्स, मॉल्स आदि 31 मार्च तक बंद करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए और निजी नियोक्ताओं को कर्मचारियों को घर से ही काम करवाने की सुविधा देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में किसी भी तरह की पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। 4 new cases, one each from Odisha, Jammu and Kashmir, Ladakh and Kerala have been confirmed since the last update given to you. There are now a total of 114 confirmed cases in India as on today, including 13 cured and 2 reported deaths. Contact tracing activity of these positive cases has led to identification of more than 5,200 contacts which are kept under surveillance. We require a whole of society and a whole of government approach to deal with COVID-19 disease. जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हमें समाज और संपूर्ण सरकार इस मोड में काम कर कोविड-19 को कंट्रोल करना होगा। यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ तुर्की और ब्रिटेन से भारत के लिए यात्रा पर आने वालों पर 31 मार्च 2020 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी एयरलाइन इन देशों से यात्रियों को भारत नहीं भेजेगी। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन की अवधि न्यूनतम 14 दिन कर दी गई है। ये नियम बुधवार से लागू हो जाएगा। मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-118797 पर आप डायल करके मदद ले सकते हैं। इसके अलावा 011-230-12113, 011-230-141404 और 011-230-17905 पर फोन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 011-230-18158 पर फैक्स किया जा सकता है। Of the MEA COVID control room, which has now become operational 24/7, the details of which have been intimated to all of you. And the function of the control room is to respond to the concerns of all Indians within the country and also from abroad. So this will be operational 24/7, and our officers are there to tackle any issue that will come in course of time. इस बीच दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने देश में 15 दिवसीय प्रवास को पूरा नहीं करने वाले विदेशी नागरिकों के महानगर के सभी गुरुद्वारों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की जाएगी। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दिल्ली में 31 मार्च तक किसी भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह और राजनीतिक सभाओं में 50 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह पर ये निर्देश लागू नहीं होंगे। फिर भी लोगों को ऐसे समारोह स्थगित करने का परामर्श दिया है। नागालैंड सरकार ने राज्य के सभी शिक्षा संस्थानों को 12 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य में कल से विदेशी और घरेलू दोनों तरह के पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में अब तक सिर्फ 2 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत पूरा खर्च उठाया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार में विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने ट्वीट कर कोरोना वायरस की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारी स्वास्थ्य एजेंसियां, हमारी विज्ञान एजेंसियां और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लोगों और सभी लोगों को आपके ज्ञान, प्रतिभा और विशेषज्ञता का लाभ तेजी से मिले। विशेषज्ञों की कोर टीम की स्थापना की गई है। कोर टीम उन समस्याओं को परिभाषित करने में मदद करेंगी जिन्हें तत्काल समाधान की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी काफी एहतियात बरता जा रहा है। कल से केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई होगी। शुक्रवार को कोरोना वायरस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है।
साथ ही कहा है कि मामले से जुड़े वकीलों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कोर्ट रूम में जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस को देखते हुए अदालतें भी जरूरी एहतियात बरत रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से 15 पीठ में से केवल 6 में मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला किया है। ये 6 पीठ सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगी जिन्हें सुना जाना अति आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों के अलावा अन्य किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। अदालत परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। आदेश में ये भी कहा गया है कि जरूरत के मुताबिक भी बेंच में जजों की संख्या होगी और कोर्ट में सीमित कामकाज होगा। Case in which the court specifically requires, for which a special order will be passed now, unless a specific direction is passed कि जी नहीं लिटिगेंट को आज यहाँ कोर्ट में खड़ा होना है, तब तक क्लाइंट को हम एडवाइस करेंगे कि नहीं आएंगे। So immediately we issued the advisory. इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ तत्काल सुनवाई लायक मामले ही शामिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी जिला अदालतों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और जिला अदालतों ने अपनी कार्रवाई को सीमित कर दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट में एंट्री को लेकर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, वहीं तत्काल सुनवाई वाले मामलों पर सिर्फ 6 बेंच ही सुनवाई कर रही हैं। वहीं हाई कोर्ट और जिला अदालतों ने भी बेल से जुड़े मामलों पर ही सुनवाई कर रही हैं। दिल्ली से कैमरामैन संतोष के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो देश में फैलते कोरोना वायरस को लेकर सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, ये जानते हैं हमारी संवाददाता अनु दीवान से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, देश में कोरोना वायरस के 114 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, इनमें से 13 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को क्या कुछ सलाह दी जा रही है? बिल्कुल अंकिता, जैसे देश में क्योंकि 114 मामले हो गए हैं, तो सरकार ने एक चीज़ जो है वो एकदम साफ की है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। सरकार की दरअसल इसमें ये कोशिश है कि जितना पैनिक लोग कम करेंगे, उतनी ज़्यादा तैयारी जो सरकार करना चाहती है उतनी बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि सरकार का भी मंत्र है कि प्रिपेयर बट नॉट पैनिक। तो इसी चीज़ को लेकर सरकार ने एक चीज़ कल साफ की कि इट्स नॉट ये जो है ये एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है, या जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो लोग उनके संक्रमण में आ रहे हैं, वो इसी से इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप बात करें सरकार की तैयारियों की, क्योंकि 114 मामले हो गए हैं, तो सरकार ने जितने भी धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वाराज हैं और जितने भी जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग एकत्रित होते हैं, उनके ऊपर थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है और ये लोगों को सलाह दी है कि जितना ज़्यादा हो सके घर से ना निकले या जितना ज़्यादा हो सके इन जगहों को अवॉइड करें। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने कल यहाँ पे जिम, नाइट क्लब्स, नाइट पार्टीज़ और जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उन जगहों को बंद करने के आदेश दिए हैं। यहाँ तक कि जो वीकली मार्केट्स लगती हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। हालांकि वेडिंग्स के ऊपर, जो शादियों के ऊपर अभी फिलहाल सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है। सरकार ने ये फैसला खुद लोगों के हाथ में छोड़ा है कि वो जो चाहे इसको तय करें, या तो इसको सीमित कर दें या इसको थोड़े दिनों के लिए अपनी किसी की शादी को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अपने आप को इस बीमारी से बचाकर चलना और एहतियाती कदम खुद से उठाने की बात यहाँ पर कही गई है। बिल्कुल अनु, तो पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। यूरोप में हालत बेहद खराब है। इटली में लगातार दूसरे दिन भी करीब 350 लोगों की मौत हुई है। इटली में सोमवार को भी कोरोना वायरस से 349 लोगों की मौतें हुई हैं। इस देश में इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,158 हो गई है। वहीं संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर करीब 28,000 हो गई है। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में 1,420 मौतें हुई हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए अमेरिका के न्यू जर्सी और सैन फ्रांसिस्को में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। अमेरिकी नागरिकों को कहा गया है कि जब बेहद जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकलें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि लोग 10 से ज्यादा की संख्या में जमा ना हो।
अमेरिका में भी कोरोना वायरस से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका ने कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण शुरू कर दिया है। सोमवार को पहले शख्स पर इस टीके का परीक्षण किया गया है। With several weeks of focused action, we can turn the corner and turn it quickly. A lot of progress has been made. I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase 1 clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history, not even close. We're also racing to develop antiviral therapies and other treatments, and we've had some promising results, early results, but promising, to reduce the severity and the duration of the symptoms. And I have to say that our government is prepared to do whatever it takes. Whatever it takes, we're doing. We're doing it in every way. इधर स्पेन, रूस ने अपनी सीमा सील कर दी है। जर्मनी ने भी अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा और अमेरिकी नागरिकों को छोड़कर दुनिया भर के नागरिकों के लिए अपनी सीमा सील कर दी है। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 290 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इटली के बाद स्पेन यूरोप का कोरोना वायरस से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। इधर फ्रांस ने भी अगले 15 दिनों के लिए आवाजाही पर पाबंदी की घोषणा कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कोरोना वायरस के मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने आदेश दिया कि कोरोना का संक्रमण न बढ़े, इसीलिए जरूरी है कि फ्रांस के नागरिक अगले कम से कम 15 दिनों तक घर से बाहर ना निकलें और जहां तक संभव हो सके अपने सामाजिक संपर्क को कम से कम कर दें। उन्होंने कहा कि सिर्फ बेहद जरूरी ट्रिप की ही अनुमति दी जाएगी और जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ईरान में कोरोना वायरस से 129 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 853 तक पहुंच गया है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो चीन और इटली के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। ईरान ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सोमवार को देश के 4 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्णय लिया है। रविवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में भारी कटौती की, लेकिन ये कटौती शेयर बाजारों में कोरोना वायरस के डर को कम नहीं कर पाई। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई और इससे पहले इस तरह की गिरावट 1987 में देखने को मिली थी। बाजार खुलते ही S&P 500 इंडेक्स 8% से भी नीचे चले गए। इसके चलते सर्किट ब्रेकर लगा और कारोबार को 15 मिनट के लिए रोकना पड़ गया। सर्किट ब्रेकर लगने के बावजूद बाजार की गिरावट पर लगाम नहीं लगा और मंदी का दौर जारी रहा। सोमवार को कारोबार खत्म होते वक्त S&P 500 इंडेक्स करीब 12% की गिरावट के साथ 2386 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में करीब 13% की गिरावट देखी गई और ये 20,188 के स्तर पर बंद हुआ। तो दूसरी तरफ नेस्डेक 12% से ज्यादा की गिरावट के साथ 6904 पर बंद हुआ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। आपको बता दें कि राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए हैं। तो वहीं रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगी। और हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुख करते हैं कृति का। कृति, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। संसद के दोनों सदनों की बात करें तो एजेंडे में क्या कुछ खास अहम रहने वाला है?
जी हाँ अंकिता, देखिए विधायी कार्य की बात की जाए उससे पहले एक कोरोना वायरस पर जल्दी से अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। संसद से देखिए हमने देखा कि लगातार किस तरह से राज्यसभा में इस पर चिंता व्यक्त की गई है और आज सुबह से हमने देखा कि जितने भी एंट्री गेट्स हैं, जितने भी एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है सभी आने जाने वाले लोगों की, और साथ ही साथ जो विजिटर्स पास बनते थे उसको भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं विधायी कार्यक्रम की बात की तो देखिए आज कई सारे अहम विधेयक हैं जो आज राज्यसभा में आएंगे, जिसमें है इंडियन कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल और इसके अलावा इंडियन कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और कल हमने देखा कि किस तरह से चर्चा हुई मंत्रालय पे। एक बेहद ही अहम कामकाज आज जो लिस्टेड है दोनों ही सदनों में, वो है जम्मू कश्मीर का बजट। देखिए अगर बजट 2020 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 30,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था और लद्दाख के लिए एलोकेशन तकरीबन 6,000 करोड़ का था। तो इस पर आज दोनों ही सदनों में चर्चा होगी और इसके अलावा कंपनीज अमेंडमेंट बिल है वो आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो बेहद ही अहम कार्यक्रम दोनों ही सदनों में आज। जी अंकिता। चलिए कृति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी संकट जारी है। बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट कराने की अर्जी देने के बाद प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर आज सदन में बहुमत साबित करने को कहा है। पत्र में लिखा है कि अगर कमलनाथ सरकार आज सदन में बहुमत साबित नहीं कर सकी तो ये माना जाएगा कि सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है। हालांकि इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर ने 26 मार्च तक स्थगित कर दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी ने अपने 106 विधायकों की राजभवन में परेड कराई और समर्थन की सूची सौंपी। मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई। कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे। भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने ये निवेदन किया है, उनके सामने हमने परेड की है, ये बहुमत देख लीजिए। देखिए कोई कुछ भी कहे, साफ बात स्पष्ट बात यह है कि आज हमारी सरकार की बहुमत है। अगर कोई आरोप लगाते हैं कि हमारे सरकार के पास बहुमत नहीं है, वह ऐसे विधानसभा के फ्लोर पर सिद्ध करें, अविश्वास प्रस्ताव लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए आज बांग्लादेश में शेख मुजिब उर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में आज साल भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया जाना था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई विदेशी मेहमानों के भाग लेने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण समारोह में अब लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी। शेख मुजिब उर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। वो 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या किए जाने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। रहमान को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पीछे की प्रेरणा शक्ति माना जाता है और उन्हें बंग बंधु यानी कि बंगाल का मित्र की उपाधि दी गई है। उनकी बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अगले शैक्षणिक सत्र में एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों के लिए परा स्नातक मेडिकल सीटों को 4,800 से अधिक बढ़ाकर 36,192 करने को मंजूरी दी है। बीओजी
के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि ये वृद्धि पिछले 5 वर्षों में बढ़ाई गई अतिरिक्त सीटों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2024 तक पीजी और यूजी मेडिकल सीटों की संख्या को दोगुना करने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट नौसेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन मामले पर आज फैसला सुना सकता है। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद भेदभावपूर्ण रवैया है और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डालेंगे देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।